हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जरूरत। चाची चाचा घर आ गए हैं, अभी दरवाजे पर ही हैं। आरव जल्दी जल्दी बोलकर तेजी से बाहर दरवाजे की तरफ भागा। सब्जी काट रही सुधा अपनी नम आंखों से एक नज़र बेटी को देखा और धीरे से कहा, तू जा रिसु, क्यों यहाँ बैठी है मेरे साथ। रिसु कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर कुछ सोचकर बोली, तुम नहीं चलोगी माँ? मैं जाकर क्या करूँगी? सुधा यह बोलकर फिर सब्जी काटने लग गई। माँ की बात सुनकर रिसु भी वहीं बैठकर माँ का हाथ बटाने लगी। थोड़ी देर बाद तेजी से सुधा की सास अंदर दाखिल हुई। क्या रे रिसुआ, तेरे भी पैरों में माँ की तरह मेहंदी लग गई है, जो पिता को देखने भर भी बाहर न आई। उसे करने दे मनमानी, तू बाहर चल मेरे साथ। यह बोलते हुए सुधा की सास ने रिसु का हाथ थामा और बाहर की तरफ खींचा। माँ की आंखों का इशारा पाकर रिसु भी बाहर चली गई। उसके बाद सुधा ने अपना हाथ धोकर कमरे की तरफ रुख किया। आज घर में खुशी का माहौल है। करीब 22 साल बाद उसका पति घर जो लौट रहा है। उसकी आने की खुशी में घर में इतनी चहल पहल है जैसे किसी शादी ब्याह में रहती है। पर एक सुधा है जिसे अपने पति के वापस लौट आने की कोई खुशी नहीं है। आज उसे रह रहकर वो दिन याद आ रहा है जब 23 साल पहले वह इस घर में बहू बनकर आई थी। मन में कितने ही सपने और कितनी ही उमंगें थीं। शादी से पहले पति को देखा तक नहीं था सुधा ने, तस्वीर जरूर देखी थी। तस्वीर से ही वह किसी सुदर्शन व्यक्तित्व का मालूम पड़ता था। उसकी माँ ने उसके होने वाले पति की तस्वीर उसे दिखाकर एक अलमारी में रख दी थी, जिसे सुधा मौका पाकर निकालती और फिर भरपूर नजरों से देखकर उसे वापस रख देती थी। सुधा को देखने सुधा की सास, ससुर, ननद, जेठानी सभी आए थे, सिवाय उसके होने वाले पति उमेश के। संस्कारी परिवार है, तभी तो लड़का नहीं आया। आजकल का तो फैशन हो चुका है शादी से पहले लड़के का लड़की को देखकर बातें करना। मुझे तो हर तरह से यह रिश्ता अच्छा ही लग रहा है। पिता ने यह बोलकर रिश्ता तय कर दिया। आंखों में नई जिंदगी के हजारों सपने लेकर सुधा आ गई इस घर में। पर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसका पति उससे थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहता है। एक दिन सुधा ने चुप्पी तोड़ी और पूछ ही लिया, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? ऐसी कोई बात नहीं, उमेश ने पीछा छुड़ाने जैसा जवाब दिया। तो फिर क्या है, आप मेरे करीब आना तो दूर मुझसे बात भी नहीं करते। कुछ तो वजह होगी। सुधा ने उमेश के मन की बात जाननी चाहिए, पर उमेश ने नपातुला जवाब देकर आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे बहुत तेज नींद आ रही हो। उमेश के इस रवैये से सुधा का शक गहराता जा रहा था। तभी उसकी जेठानी ने उस आग में घी डाल दिया। सामने वाली छत पर खड़ी उस औरत को देख रही हो सुधा? उसका सपना नाम है। अपने उमेश बाबू उसके प्यार में पागल थे। वो तो भला हो उस घर वालों का जो उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करा दी। उसकी शादी के ठीक 2 दिन पहले उमेश बाबू ने पूरे मोहल्ले में इतना तमाशा किया कि इसके भैया को जबरदस्ती इन्हें लेकर बनारस जाना पड़ा था। आज तक इसी कारण से दोनों घर में बातचीत बंद है। उसकी शादी के बाद सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देवदास बने इधर उधर घूमते थे। वो तो तुम लोगों के भैया हैं जिन्होंने अपने बॉस से बात की और अपने ही दफ्तर में इसको नौकरी पर रखवाया। फिर बहुत जोर देकर इसकी शादी तुमसे करवाई गई। अभी अपने ससुराल में आई है तुम्हारी सौतन। नजर रखना अपने पति पर, मालूम पड़ा तुम्हें छोड़कर उसके कदमों में ही पड़े हों। जेठानी के मुंह से यह सब सुनकर सुधा सन्न रह गई। उसे कई बातों का शक तो था, पर बात इस तरह की होगी उसने सोचा तक नहीं था। जब उसने ये सारी बात उमेश से पूछी तो उमेश ने भी सारी सच्चाई कबूल कर ली। जब उसने इस बारे में अपनी सास से बात की तो सास की बातें सुनकर और हैरान हो गई। अरे औरत हो, औरत जात में तो इतनी ताकत होती है, वो बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या को भंग कर दे। फिर वो तो एक मामूली इंसान है, वो भी किसी के प्यार में पड़ा हुआ जिसकी शादी भी कहीं और हो चुकी है। क्या इतनी भी काबिलियत नहीं तुम्हारे में जो अपने पति को अपने आप से बांध कर रख सको? हर रात थोड़ा श्रृंगार करो, पति को रिझाओ, फिर देखो कितना दिन तक उसे याद रखता है।
ये सब बातें हमसे बोलने से अच्छा था खुद समझदारी से काम लेना। यह बोलकर सास ने अपना पल्ला झाड़ लिया। सुधा को ही अपनी गृहस्थी बचानी थी, इसलिए उसने वो सारी चीजें की जिससे उसका पति उसके वश में आ सके। शरीर से तो दोनों जरूर पास आ गए, पर मन की दूरियां अब भी बरकरार थीं। सुधा मां बनने वाली थी। उसे यकीन था बच्चे के आते ही उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाएगा, पर हुआ ठीक उल्टा। एक सुबह जब सुधा सोकर उठी तो उसे तकिए के पास एक चिट्ठी मिली। सुधा, मैं जा रहा हूँ सब कुछ छोड़कर, संन्यास लेने जा रहा हूँ। घर में सभी को बोल देना मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं अब वापस नहीं आने वाला। उसके बाद घर वालों ने उमेश को हर जगह तलाश किया। करीब 10 साल बाद उमेश का पता चला कि वो उत्तराखंड के किसी छोटे से जगह पर सन्यासियों की टोली के साथ रहता है। सुधा और उसकी बेटी को लेकर उसके घर वाले उसके पास पहुंच गए, पर मजाल है वह टस से मस भी हुआ हो। इन 22 सालों में सुधा ने क्या नहीं सहा। छोटी से छोटी चीजों के लिए बेटी को तरसते देखा, सबकी दया दृष्टि पर खुद और बेटी को पलते देखा। दिन रात काम के बदले में साल में 2 कपड़े, बेटी की पढ़ाई और पेट भरने भर भोजन देते थे, वो भी एहसान दिखाकर। पूरे 22 साल बाद जब उमेश का खत उसके नाम पर आया तो उसे सहसा यकीन तक नहीं हुआ। प्यारी सुधा, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। तुम्हें बहुत दुख दिया है मैंने, यकीन मानो उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक दिन सपना यहाँ के मठ में अपने परिवार सहित आई थी। परिवार के सभी सदस्यों के साथ उसने भी मेरी चरण धूल ली, पर मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। जब मैंने उसे अपने प्यार के दिनों की याद दिलाने लगा तब उसने मुझे पागल तक कहा। सब मुझे पागल समझकर हंस रहे थे। मैं उसी समय समझ गया सुधा मैं गलत राह पर था। उसने अपनी गृहस्थी पर आंच तक न आए इसलिए मुझे ना सिर्फ पहचानने से इनकार किया बल्कि मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। और मैंने क्या किया, खुद ही अपने हाथों अपनी ही गृहस्थी में आग लगा दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं वापस आ रहा हूँ, तुम्हारा उमेश। सुधा ने वो चिट्ठी घर वालों को दे दी। पूरे घर में खुशियाँ छा गईं। देर से ही सही पर इस नालायक को अकल तो आई, यह कहकर सुधा की सास झूम पड़ी। पर इस बात से कोई खुश नहीं था तो वह थी सुधा। सुधा अकेले कमरे में चुपचाप बैठी थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। नज़र घुमाकर देखा तो बड़ी सफ़ेद दाढ़ी में उमेश खड़ा नजर आया। शरीर सूखकर कांटा हो चुका था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो चुके थे। वो तो सुधा के भी हो चुके थे। मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था सुधा, और तुम यहाँ कमरे में हो, उमेश ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। कौन है आप? सुधा खड़ी होते हुए बोली। अब तक नाराज हो मुझसे? उमेश सुधा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला। नाराज तो अपनों से हुआ जाता है, मैं तो आपको जानती तक नहीं, आप फौरन यहाँ से चले जाओ। सुधा उसका हाथ झटक कर हटाती हुई बोली। ये क्या तमाशा है? सुधा शुक्र मना, इतने साल बाद ही सही तेरा पति घर तो लौट आया है। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। इस तरह जिद पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। सुधा की सास वहां आकर बोली। माँ जी, अगर आपके बेटे की जगह मैं होती तो क्या यही बात अपने बेटे को समझा पाती और खुद भी मुझे स्वीकार कर पाती? सुधा ने अपनी बात दृढ़ता के साथ रखी। देख सुधा, बात को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच। कल को बेटी शादी के बाद किसी और के घर चली जाएगी, बुढ़ापे में किसी के सहारे की तो जरूरत होगी, तब क्या करेगी? सुधा की सास ने सुधा को समझाना चाहा। जब पूरी जवानी अकेले निकाल ली माँ जी, बुढ़ापा भी निकाल ही लूंगी। सुधा फिर भी अपनी बात पर कायम रही। यह बात मत भूल, ये घर हमारा है। इस घर में अब तक तू इसकी पत्नी की हैसियत से ही है। अगर इससे तुझे परेशानी है तो इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सुधा की सास ने सुधा को अपना फैसला सुनाकर डराना चाहा। यह मैं पहले से ही जानती थी कि यही मुझे सुनने को मिलेगा, इसलिए अपना सामान बांधकर
रख लिया है। चल रीसू, सुधा ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा। तुझे जाना है तो जा। रीसू को कहाँ लेकर जा रही है? वो इस घर की बेटी है, अपने पिता की बेटी। सुधा की सास ने मजबूती के साथ कहा। किस पिता की बेटी दादी? इस इंसान की, जिससे इतना भी इंतजार तक नहीं हुआ कि मेरा चेहरा देखकर घर छोड़े। गई थी आप मुझे लेकर, इसके पास मेरा चेहरा दिखाकर वास्ता दिया था इसे घर लौट आने का, पर इस इंसान ने मेरे सिर पर हाथ तक नहीं रखा था। अब अचानक से मेरा पिता कैसे हो गया? दादी, हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी नौकरी लग चुकी है, मैं अपना और अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। यह बोलकर रीसू ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और दोनों माँ बेटे अपने अपने सामान लेकर घर से निकल गए। वहीं उमेश ठगा सा मुंह खड़ा रह गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।